हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम कोई कंपनी को नहीं स्टडी करेंगे, बट एक थोड़ा सा लाइक हाउ टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड ऑल द थिंग्स, वो थोड़ा सा समझेंगे। सो बेसिकली आज मैं आपको पीएनएल का आइडिया दूंगी, कैसे आप इजीली रेवेन्यू से पैट तक का जो फिल्टर कर करके आप निकाल सकते हो विदाउट जार्गन एंड बहुत ही बेसिक सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू। एंड आपको पता चल जाएगा लाइक वाई ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इंपॉर्टेंट एंड वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ इंपॉर्टेंट एंड जो भी चीज़ें हम लोग अब तक सुनते आए हैं, मेरे वीडियोस में आपने कई बार सुना होगा। सो द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट फ्रॉम रेवेन्यू टू पैट, राइट, वो हम समझेंगे। एंड ताकि आप किसी भी कंपनी का जब रिजल्ट देखते हो तो आप एकदम से लाइक उन नंबर्स को देख के उनको कैलकुलेट करने में एक तो सबसे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है जब हमें सही तरीका नहीं पता होता, एंड हम कभी कभी गलत आंसर्स भी निकाल लेते हैं, राइट। और बहुत उसमें जितना भी हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं वो तो है, राइट। सो इजीली समझेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विथ रेवेन्यू। एंड जैसे ही आप किसी भी कंपनी का पीएनएल खोलोगे, सबसे ऊपर आपको दिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो दैट इज़ कि आपने अपने बिजनेस को और बिजनेस से सेल करके कितना रुपया बनाया या कितना पैसा बनाया, राइट। अब ये रेवेन्यू आपको लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको अदर इनकम भी वहाँ पे एक सेक्शन होगा जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में लिखा रहता है, बट यू हैव टू इग्नोर दैट एंड वो बाद में आपका ऐड होता है। सो अभी के लिए इसको साइड में रखो, अभी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपली रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू में से अब एज अ बिजनेस, अगर मान लो मेरा कोई भी बिजनेस में चला रही हूँ, अपने ना ग्राउंड लेवल पे हमेशा समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी बिजनेस है एंड अगर आप कोई छोटा सा कुछ खोल रहे हो तो वो भी बिजनेस है। एंड दोनों बिजनेसेस का सेम ही पर्पस है, सेम ही एक गोल है कि एंड ऑफ द डे हमारी जेब में पैसा आना चाहिए। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो मैंने 100 रुपये की कैंडीज बेची एंड उसमें से 50 रुपये मेरी कैंडी की कॉस्ट थी एंड 10 रुपये मुझे छोटे मोटे पैकेजिंग वैकेजिंग करने में लग गए, राइट। उसके बाद में मैं निकालूंगी उसमें से कि मेरे स्टाफ ने जितना हेल्प किया एंड उनकी जो सैलरी बनती है मैं वो निकालूंगी। जहाँ जिस शेल्फ वगैरह पे मैंने वो सब कुछ रखा था एंड उसका जो प्रेजेंटेशन किया था उसमें कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है तो फिर मैं वो सब निकालूंगी, राइट। एंड ये सब निकालने के बाद में मुझे पता चलेगा कि यस व्हाट इज़ द फाइनल प्रॉफिट जो मुझे हुआ एंड ऑफ द डे, राइट। ये हमारा इस तरीके से वी विल फाइंड द प्रॉफिट। एक मैंने छोटे बिजनेस का एग्जांपल दिया है, बट बड़े बिजनेस की जब आप बात करते हो वहाँ पे 3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। सेम ही रहता है, आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, आपके सैलरीज एंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल द थिंग्स। मतलब बिजनेस का कॉस्ट, एक तो बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट एंड बिजनेस को चलाने का कॉस्ट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। सो वो सब रहता है। एंड जो ये छोटे लेवल का मैं बता रही हूँ लाइक आपका मेरा समझ के, एंड एक बड़े जो बिजनेस होते हैं उसमें 3 चीज़ एक्स्ट्रा होती है। आपका डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा होता है, इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज के बहुत लोन्स एंड डेट्स वगैरह चल रहे होते हैं। सो आपका फाइनेंस कॉस्ट उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है। एंड एक आपका रहेगा टैक्स, राइट। छोटे लेवल पे टैक्स वगैरह नहीं होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे 3 चीज़ एक्स्ट्रा होती है। बाकी जो फंडा है वो एकदम क्लियर, एकदम सेम है। सो स्टार्ट करेंगे। एंड आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेना है फ्रॉम एनी पीएनएल, एनी कंपनीज पीएनएल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेके आपको उसमें से आपके प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके प्रोडक्ट की जितनी भी कॉस्ट है वो आपको माइनस करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सो मैन्युफैक्चर करने में एंड रॉ मटेरियल में कितनी आपकी कॉस्ट है वो सब आपको माइनस करना है। सो दैट इज़ योर कॉग्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। सो पहले कॉग्स को समझो। कॉग्स निकालने का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। लाइक आपको जो है जितनी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, यानी कि आपके बिजनेस लाइक एक पर्टिकुलर टेन्योर ले लो, मान लो 1 दिन का लेके चलते एक बार छोटे फॉर्म में, तो उसमें से आपको पहले लाइक दुकान खोलते से आपके पास जो स्टॉक पड़ा था एंड दुकान बंद करते वक्त आपके पास जितना स्टॉक है दैट विल बी अ क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी ओपन करते वक्त आपके पास में जितना माल पड़ा था दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड क्लोज करते वक्त आपके पास जितना माल पड़ा दैट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। सो वो सब इन्वेंट्री अपने ओपनिंग में आपने कुछ बेची होगी एंड या तो ओपनिंग में से ही आपकी क्लोजिंग बच गई है या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा परचेजेस किए होंगे। सो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, जो भी आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री खरीद के आप लाए हो, इसके अलावा उसमें से आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, मान लो कि आप खरीद के कुछ ला रहे हो और उसको आपको पैकेजिंग वगैरह करना होता है एंड आपको उसको कुछ पॉलिश वॉलिश करना है या उसको एनहांस करना है या उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, सो वो आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में आ गई। इवन पैकेजिंग इज ऑल्सो काउंटेड इन योर कॉग्स, जिसमें आपका ये डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें आ जाएगा ये, राइट। सो आपको 3 चीज़ें जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी थी,
आपने उसमें परचेज़ नया कितना किया और आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 3 चीज़ें आप ऐड करोगे एंड इसमें से आप माइनस कर दोगे एंड ऑफ द डे आपके पास में आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची। अब कंपनीज़ में क्या होता है ना, वो दिन का हिसाब तो नहीं रखते हैं, वो पर डे के अकॉर्डिंग तो P&L नहीं बना सकते। सो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे, लाइक एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उनके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, आज क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, कितना परचेज किया थ्रू आउट द क्वार्टर। सो वो पूरे क्वार्टर का दे सकते हैं या 6 महीने का दे सकते हैं या फिर पूरे साल का दे सकते हैं। राइट, ये टेन्योर की बात है। बाकी आपका जो कॉग्स निकालने का कि कितने का आपने प्रोडक्ट जो है बेचा या यूज़ किया, है ना, मतलब पीएनएल की, अगर पीएनएल की पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक्चुअल में होता है कि आपने कितना कंज्यूम किया। हमने तो बेचा है आगे, बट पीएनएल में ये दिखता है कि आपने कितना कंज्यूम किया। राइट, पीएनएल आपके बेचने या बिजनेस की पर्सपेक्टिव से नहीं चलती है अकाउंटिंग, वो आपकी कंजम्पशंस के बेसिस पे चलती है। सो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमने कितने रुपए का माल बेचा। राइट, वो सारी जितनी भी कॉस्ट है, कॉस्ट का फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस परचेजेस माइनस योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट, ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आपको ना किसी भी कंपनी की पीएनएल में कभी कभी दिख भी जाता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। तो ये नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा वो मैं आपको बताती हूँ। बट इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने से यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि मैंने कुछ गलत उल्टा सीधा नहीं बोल दिया। आई डोंट वांट टू provide any kind of misinformation. So yes, the formula is the same: opening inventory plus purchases plus direct production cost minus closing inventory. अब क्या होता है ना, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री अलग से नहीं दिखेगी, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से नहीं दिखेगी। इसलिए आपको कैलकुलेट करना तो आ गया, बट यू नीड टू फाइंड द थिंग्स पीएनएल में से। बट आपको ना ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम से कई बार नहीं दिखेगा, कई कंपनीज के पीएनएल में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सो आपको क्या दिखेगा, हाँ मैं आपको मेजर दो चीज़ें दिखेगी। मेजर में चीज़ 2 या 3 चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो क्या दिखेगा। एक रहेगा आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, राइट, एंड एक आपका रहेगा चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस मतलब पहले परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड को देख लेते हैं। सो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड यानी आपने कितनी टोटल परचेजिंग की। राइट, आपकी कितने स्टॉक आपने नया खरीदा, कितना इन्वेंट्री आपने नया खरीदा, वो सर आपका परचेजेस में आ गया। जो हमने सेक्शन स्टडी किया था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, वो वाला सेक्शन आ गया। अब कई बार परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में ही आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है। कंपनी पीएनएल में हर एक चीज़ को ऐसे साफ नहीं लिखती है, वो बस मोटा सेक्शन लिख देते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सो व्हेन यू फाइंड परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, उसमें आपका जो एक तो परचेजेस और डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो आपको परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड देखने को मिलेगा। कभी कभी बहुत रेयर आपको रॉ मटेरियल देखने के लिए मिलेंगे। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के उसमें होगी, वहाँ आपको रॉ मटेरियल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो तो शुरुआत से बना रहे हैं ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। और जो रिटेल कंपनीज है जो कि लेके बेचती है आगे, वहाँ आपको परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड देखने को मिलेगा। राइट, सो कभी कभी आपको रॉ मटेरियल देखने को मिलेगा। ये तो दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। सो रॉ मटेरियल भी आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में ऐड हो जाएगा। राइट, इसके अलावा आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये दो ही चीज़ आपको पीएनएल में देखने को मिलेगी। एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री इज बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपने परचेज ऑफ डायरेक्शन कॉस्ट को एक जोड़ के परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड बना दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री को जोड़ के एक बना दिया। सो दैट आपको बस उन दोनों को माइनस करना है, प्लस करना है, एंड यू गेट योर आंसर। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री जो है वो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहता है। बट इसमें कभी कभी क्या होता है ना, मान लो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री लाइक माइनस वो नंबर ज़्यादा है, मतलब लुक एट द फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग में मेरे पास कुछ 5 आइटम पड़े थे एंड मैंने 10 परचेज कर लिए। अब मेरे बिके सिर्फ 3 ही हैं, तो दैट विल बी लाइक मेरे 12 पीछे बच गए। राइट, अब क्या होगा ना कि 12 नंबर मेरा 5 से ज़्यादा हो गया। ओपनिंग में 5 थे एंड पूरे दिन में 3 बिके, 10 मैंने परचेज कर लिए थे और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी 12 पे है। तो क्या होगा ना, 12 जो नंबर है वो तो ऑटोमेटिकली 5 से ज़्यादा हो गया। सो ऑटोमेटिकली वो माइनस का नंबर डोमिनेट करेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 एंड माइनस योर 12, सो वो डोमिनेट करेगा। एंड यहाँ पे आपका -5 करके जो 7 आंसर आएगा, दैट विल बी -7। राइट, सो आपकी चेंजेस इन इन्वेंट्री कभी कभी माइनस में भी होती है, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा हो गया। राइट, सो यहाँ आपको ज़रा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री माइनस में आया, जैसे कि मेरा -7 में आ रहा है, सो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, उसको माइनस ही करूँगी। इसका फॉर्मूला जो है वो तो होता है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री
कॉग्स का ही दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपके पास में सब कुछ खुला खुला है, लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड योर परचेजेस, सो आप उसका ऐसे कर सकते हो। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपके पास में कभी कभी चेंजेस इन इन्वेंट्री माइनस में भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बेसिक फॉर्मूला तो ये है कि परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री प्लस और माइनस। अब अगर चेंजेस इन इन्वेंट्री प्लस में है तो उसको प्लस कर दो, अगर चेंजेस इन इन्वेंट्री माइनस में है तो उसको माइनस कर दो। कोई इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको फंसना नहीं है। माइनस में है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड से माइनस कर दो, प्लस में है अगर चेंजेस इन इन्वेंट्री उसको परचेज कर दो। दिस इज हाउ यू फाइंड योर कॉग्स। अब कॉग्स आपका निकल गया, सो आप कुछ नहीं करोगे। मान लो ये पूरा करके मुझे पता चल गया कि मेरे 100 रुपये की सॉरी, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में कॉग्स मेरा मान लो 60 निकल के आ गया एंड आई गॉट टू नो कि मैंने 60 रुपये का प्रोडक्ट बेचा फ्रॉम 100। ठीक है, सो इसमें आपको रेवेन्यू के बाद में निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है रेवेन्यू में से जब आप कॉग्स माइनस कर देते हो। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लाइक हाउ यू कैन फाइंड द कॉग्स। एंड आपको रेवेन्यू में से कॉग्स को माइनस करना है एंड हियर यू हैव योर ग्रॉस प्रॉफिट। कि मतलब आपके पूरे बनाए हुए पैसे में से अगर अपने माल की कॉस्ट हटा दो, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट हटा दो, तो आपके पास जो पैसा बचेगा जिसमें से आपको अपने खर्चे निकालने हैं वो कितना होगा। राइट, सो मेरे केस में 40 बच गया। ऐसे ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट किसी भी कंपनी का आप निकाल सकते हो। राइट, सो या एंड विद दैट कभी कभी ना एक छोटा सा 1-2 मिनट और लूँगी आपका आगे बढ़ने से पहले। तो मैं आपको बता देती हूँ कभी कभी परचेजेस की जगह और क्या क्या लिखा हो सकता है। मेजरली मैंने 3 चीज़ बता दी है। परचेजेस होगा, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड होगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल होगा। इसके अलावा समटाइम्स यू कैन फाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, सो ये भी आपका परचेज का ही पार्ट है। मतलब परचेज या फिर जो आपका पूरा माल लगा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज योर कॉग्स इटसेल्फ। राइट, सो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड परचेज ऑफ गुड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि परचेजेस का पार्ट होगा इटसेल्फ। राइट, एंड कभी कभी आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ये ना लिख के आपको कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखने को मिल जाते हैं पीएनएल में, पावर एंड फ्यूल देखने को मिलेगा, वेजेस, फैक्ट्री एंड वेजेस। अब यहाँ पे वेजेस जो है वो ये नहीं कि आप जो दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा आपने मजदूर को दिया है या लेबर को दिया है। राइट, सो वो आपका वेजेस यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है एंड वहाँ पे आपको ये प्लस करना होगा आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में। एंड पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, फ्राइट इनवर्ड, जो भी आपके लॉजिस्टिक वगैरह का कॉस्ट लगा, और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर ये चीज़ें दिख जाए तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल के आप उसको ऐड कर सकते हो। राइट, सो दिस इज हाउ आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है इन पीएनएल। ठीक है, दिस इज हाउ यू बेसिकली कैलकुलेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब एक मोटा मोटा अमाउंट जो है वो मुझे मिल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद में व्हाट यू विल डू दैट, इसके बाद में आपके पास में आता है कि आप अपने उस बिज़नेस को चलाने के लिए आपने कितना खर्चा लगाया। आपने कि आपकी फैक्ट्री है तो आपने फैक्ट्री का रेंट भरा होगा या फिर उसकी जो भी मशीनरी कॉस्ट आई होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा, आपके जो भी एम्प्लॉय के कॉस्ट आए होंगे, ये सारे एक्सपेंसेस जो है आप उसमें से निकालोगे अब। राइट, सो ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यू कैन कॉल इट एज एबिडा एज वेल। तभी एबिडा को हम इतना महत्व देते हैं एंड आपने हर जगह सुना होगा लाइक एवरीवन आस्क कि एबिडा कितना किया, एंड मैं भी मेरी वीडियोज़ में बताती हूँ एबिडा पे ज़्यादा एम्फेसिस डालती हूँ। एंड इन कॉन कॉल्स लोग या तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स पूछेंगे या फिर एबिडा मार्जिन्स पूछेंगे। एंड अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलरेडी इंप्रूव हो रहे हैं तो आपके एबिडा भी धीरे धीरे इवेंचुअली इंप्रूव होता रहेगा। राइट, सो दिस इज हाउ योर एबिडा इज इंपॉर्टेंट। सो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कई लोग बोलते हैं एंड इसमें कभी कभी डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि हटा है, कम है। डेप्रिसिएशन की कहानी अलग है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में करूँगी। अभी आपको सिर्फ इतना दिमाग में लेके चलना है। अभी तक आई होप क्लियर है। रेवेन्यू माइनस कॉग्स, योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Formula of COGS is opening inventory plus purchases plus direct production cost माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। या तो ये ले लो या फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड जिसमें आपका परचेजेस और डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, उसमें से आप प्लस या माइनस कर दो अपने चेंजेस इन इन्वेंट्री को तो आपका कॉग्स निकल के आ जाएगा। एंड रेवेन्यू माइनस कॉग्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, सो दिस इज हाउ योर सिंपल फॉर्मूला इज। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
आपके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सबको इकट्ठा करो कि मेरे 100 रुपये इसकी सैलरी, 100 रुपये उसकी सैलरी, इतना रेंट, इतना बिजली, इतना ये, इतना पानी, इतना सब कुछ, एंड वो सबको इकट्ठा करके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो। यही है बेसिकली। एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड हेयर यू हैव योर एबिटा, राइट। सो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आएगी वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो सैलरी एंड वेजेस स्टोर लेवल हो सकती है, कंपनी लेवल हो सकती है, फैक्ट्री लेवल की मेजरली आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में से ही माइनस हो जाती है। एंड समटाइम्स मान लो कि कोई फैक्ट्री का ऐसा बंदा है जो कि उसका डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्री के ओवरऑल बिजनेस को चलाने में उसका बहुत बड़ा रोल है, मान लो कि फैक्ट्री इंचार्ज या कुछ है, तो वहाँ उसकी जो सैलरी है, जो वेज बनता है, वो यहाँ पे बनेगा। वैसे तो वहाँ वेज नहीं होगा, वो सैलरी होगा उसका, बट फॉर सम लाइक अब कंफ्यूज ना हो ज़्यादा, मैंने सैलरी और वेजेस में बोल रही हूँ। एंड सैलरी वेजेस आपका होगा, इसके अलावा आपका होगा रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हाउस कीपिंग, एंड योर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हो गए आपके, वो आप इसमें ऐड करोगे। इसके अलावा ऑफिस की सप्लाईज हो गई, ये लगा वो लगा, ऑफिस के जितने भी चीज़ों में ट्रेवल एक्सपेंसेस हो गया, आपका मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। एंड बट डेप्रिसिएशन आपका एबिडा में नहीं आता है। कई लोग बोलेंगे आपको कि इसमें डेप्रिसिएशन काउंट कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसमें से डेप्रिसिएशन भी घटा रहे हो तो फिर वो आपका एबिडा नहीं निकलता, वो आपका एबिट निकलता है। ठीक है, मैं चाहती तो ऑपरेटिंग अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से अपने डेप्रिसिएशन को भी माइनस किया है, सो दैट इज़ योर एबिट, नॉट एबिडा। अगर आपने डेप्रिसिएशन को भी माइनस नहीं किया, आपने सिर्फ ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले। आई होप डेप्रिसिएशन की कहानी आपको पता होगी कि आप जैसे किसी भी मशीनरी या किसी भी चीज़, किसी भी एसेट को जब आप डेप्रिशिएट करते हो, उसकी वैल्यू दिन दिन घट रही है, एंड उसको आप एक नॉन कैश एक्सपेंस की तरह अपने बुक्स में काउंट करते हो, एंड उसको भी एज अ खर्चा गिनते हो, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है, बस वो है कि आप उसको राइट ऑफ करते जा रहे हो। सो दैट इज़ डेप्रिसिएशन। तो इस पे इसीलिए इतना पंगा है कि इसको ना नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है। आप एक्चुअल में नहीं पैसा दे रहे हो उसके लिए। कोई भी मशीन अगर उसकी लाइफ घट रही है तो आप उसके लिए एक्चुअल में पैसा नहीं दे रहे हो, तो इट इज़ जस्ट यू आर राइटिंग इट ऑफ, एंड आप उसका धीरे धीरे वैल्यू घटा रहे हो। धीरे धीरे उसका जो मतलब जब वो ख़त्म हो जाएगी मशीन आपकी, तभी तो उसका कुछ कॉस्ट आएगा। सो आप धीरे धीरे इस पे से माइनस करते जा रहे हो अपने पी एन एल में से। सो इसको ना नॉन कैश एक्सपेंस गिना जाता है, इसीलिए इतना लोड है। अगर आपने एबिटा माइनस कर दिया है, सो वो आपका एबिट निकलेगा। अगर आपने ऑपरेटिंग ये सब कैलकुलेट करते हुए इसमें से एबिटा नहीं निकाला है, सो दैट इज़ योर एबिटा। सो डिपेंड्स ऑन यू, एंड मैं दोनों का ही फॉर्मूला आपको शेयर कर दूंगी। सो अभी मैं लेके चल रही हूँ कि मैंने एबिटा डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, एंड आई विल फाइंड एबिटा हेयर। तो मैं जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो मैंने आपको बताया, सैलरी और वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस कीपिंग, ट्रेवल, एंड योर आई टी एंड सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ओके, अब मान लो किसी सॉफ्टवेयर का खर्चा दे रहे हो, उनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, या फिर कुछ भी है, तो उसका जो खर्चा है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि वो भी बिजनेस को चलाने का ही खर्चा है ना। सो ये सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लेके माइनस कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। सो हेयर यू हैव योर एबिटा, लाइक आपके बिजनेस को चलाने में जितनी भी चीज़ें हुई आपने सारी ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल दी। दिस इज़ हाउ यू कम एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हो, एंड एबिटा भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आप इसको एबिट भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी हमारा थर्ड स्टेप पे हम आ गए हैं। रेवेन्यू हमने निकाल दिया, वो रेवेन्यू तो हमारे पास में रहता ही है, उससे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, एंड अब हम एबिटा भी निकाल चुके हैं, राइट। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, द बेसिक सिंपल फॉर्मूला इज माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, एंड हियर यू विल हैव योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो here you have your एबिटा। अब मेरे पास में एबिटा निकल के आ गया। अब मैं निकालूंगी एबिट, यानी अब मैं उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करूंगी, जो कि मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस है। सो एबिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी सिंपल। सो किसी भी कंपनी का जो भी डेप्रिसिएशन आया तो वहाँ से हम एबिटा में से एबिट को माइनस कर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। सो हेयर यू हैव योर एबिट, राइट। अब एबिट हमारे पास में निकल के आ गया, मतलब कि हमने अब तक क्या क्या हटा दिया कंपनी के टोटल जो उन्होंने पैसा बनाया उससे। हमने उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दी, हमने उसमें से फैक्ट्री का रेंट निकाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी, हमने उसमें से जितना भी खर्चा लगा है बिजनेस को चलाने में वो निकाल दिया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज एंड ऑल द थिंग्स।
अब हमने उसमें से डेप्रिसिएशन में निकाल दिया कि भाई जो मेरी मशीन की लाइफ जा रही है उसको जो मैं डेप्रिशिएट करती जा रही हूँ वो भी मैंने इसमें से निकाल दिया। नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने वो भी निकाल दिया। अब मेरे पास में बचा एक रॉ काइंड ऑफ। कई लोग इसमें से, अगर आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप उसको बहुत वैल्यू देते हो कि इस डेप्रिसिएशन को भी एज अ खर्चा देखते हो बहुत बड़ा, तो आप एबिट देख लो। एंड अगर आप नहीं देखते, आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन जैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो हर कंपनी में होता है एंड नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट, तो आप एबिटा देख लो, है ना। डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या प्रेफर करना है, राइट। एबिट एबिट आपका जो है, लाइक मैंने लिख के रखा था, एबिट आपके रियल प्रॉफिट्स बताता है कंपनी के कि रियल में कितना प्रॉफिट किया, एंड एबिटा बताता है कि रियल में कितना कैश जनरेट किया कंपनी ने। कैश इन द सेंस कि पैसे के मामले में कितना धंधा किया, राइट। सो दिस इज हाउ यू रीच टू एबिट, एंड एबिट तक पहुंचने के बाद में दैट इज योर कंप्लीट प्रॉफिट जो कंपनी ने बनाया है। कंप्लीट इन द सेंस, अभी इसमें से आपका टैक्स बाकी है एंड आपका योर इनकम, एडिंग योर इनकम्स, है ना। अभी इसमें एक और इनकम ऐड होता है, इंटरेस्ट बाकी है, अनदर इनकम्स बाकी है, एंड आपका टैक्स इसमें से बाकी है। सो मैं फटाफट से बता दूंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं कहीं से भी, बहुत ईजी है कैलकुलेशंस, एंड बस छोटे छोटे सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज जो मैं बताती जा रही हूँ, आप राइट डाउन करते जाना, ठीक है। एबिट निकालने के बाद में अब आप इसमें ऐड करते हो कि आपको इधर उधर से कहीं से कोई छोटी मोटी इनकम आ गया, आपको इंटरेस्ट आ गया किसी कंपनी का, या आपको किसी भी तरह की कोई भी ऊपर की इनकम जो है वो रिसीव हो गई, ठीक है। हर कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है, कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं किसी और कंपनी के थ्रू, लाइक कंपनी टू कंपनी भी आपके कुछ प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। सो वहाँ से जो है आपको कुछ पैसा मिल गया, है ना। कुछ 2 करोड़ 5 करोड़, मतलब हर कंपनी को छोटा 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 रहता ही है कुछ ना कुछ। सो वो अब आपको इसमें ऐड करना है, एबिट के अंदर आपको ऐड करना है आपका अनदर इनकम या अदर इनकम का जो सेक्शन है। अदर इनकम जब आप इसमें ऐड कर दोगे, अब ये बन गया आपका PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। अभी तक एबिट था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे पहले एबिटा था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब आपका बन गया है PBIT, यानी अब आपके पास में ऐसा प्रॉफिट आ गया जिसमें से आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और टैक्स पे करना है, ठीक है। सो अब आपको पता ही है क्या करना है, कुछ भी नहीं है। PBIT आपको निकल गया, एबिट में अपना अनदर इनकम ऐड कर दिया, अदर इनकम अनदर इनकम जो भी है आपने ऐड कर दिया। अब PBIT में से आपको माइनस करना है आपकी फाइनेंस कॉस्ट, मतलब कि आपका कितना खर्चा लग गया इंटरेस्ट देने में, या फिर कुछ भी फाइनेंस कॉस्ट आ गया, आपने किसी और कंपनी से डेट ले रखा है तो उसका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है आपने वो पे किया। सो एंड डिबेंचर्स पे आप कितना पे कर रहे हो, सो वो सब आपका जो है एज अ फाइनेंस कॉस्ट आप अपनी PBIT में से माइनस कर देते हो। सो PBIT में से आई निकल गया, योर इंटरेस्ट हैज़ बीन कट डाउन। अब आपके पास बचता है PBT, दैट इज़ योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। अब आपको सिर्फ टैक्स देना है। अब आपकी इसमें अदर इनकम्स भी ऐड है, तो अब सारी ही इनकम पे, कंपनी की जितने भी इनकम हो इस पर आप टैक्स देते हो। सो यहाँ पे PBT में से जब आप टैक्स निकाल देते हो, सो आपका बनता है PAT, दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया एंड यू हैव योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्रॉम रेवेन्यू टू पैट, एंड पैट इज अ नेट प्रॉफिट, एंड जो एक्चुअल में कंपनी के पास में बचता है, लाइक आपने पूरा सेल्स के बाद में कितना आपके पास बचा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कंप्लीट प्रॉफिट्स फ्रॉम रेवेन्यू टू पैट, राइट। आई होप कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होगा, एंड वंस यू लुक एट PNL आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इन अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। एक चीज़ और डिस्कस करूँगी, आपके ना टैक्स 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 टाइप के टैक्स जो है डिडक्ट होते हैं टैक्स वाले सेक्शन में। यू विल फाइंड 3 टाइप ऑफ टैक्स, दैट इज करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एंड अर्लियर टैक्स एडजस्टमेंट्स। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है ना, करंट टैक्स आपको वही है जो आप डेली लाइफ पे या फिर डेली बेसिस पे जो कंपनी पे कर रही होती है, बिजनेस पे कर रहा होता है टू द गवर्नमेंट, वो आपका करंट टैक्स हो गया। इसके अलावा होता है आपका डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स इज लाइक कि आपने आज ज़्यादा टैक्स पे किया एंड आपको आगे चल के कम करना पड़ेगा। कोई भी लाइक कभी कभी ना अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू भी कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो आपने आज कम पे किया ना, आगे जाके आपको ज़्यादा पे करना है, सो आपका डेफर्ड टैक्स में काउंट हो जाता है। आपने आज ज़्यादा पे किया, आगे जाके आपको कम पे करना है टैक्स, तो आपका डेफर्ड टैक्स में काउंट हो जाता है ये। और मैं एक बार इसको नंबर्स में भी सिग्निफाई कर दूंगी। एंड एक फिर आपका होता है अर्लियर टैक्स एडजस्टमेंट्स। मान लो पहले आपने कभी ना
ज़्यादा टैक्स पे कर दिया एंड बाद में इनकम टैक्स ने जब उसको रेक्टिफाई किया तो पता चला कि आप ज़्यादा पे कर चुके हो, इतना पे करना ही नहीं था। सो आपको ना वो थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है, या आपको जितना पे करना था आपने उतना नहीं किया। मतलब पिछली गलतियाँ जो आप रेक्टिफाई कर रहे हो, पिछली गलतियों के टैक्स की जो गलतियाँ हैं या फिर आपने कुछ भी नहीं पे किया है, ज़्यादा पे कर दिया, तो वो जो है इस बार से आप निकाल रहे हो। So that is your earlier tax adjustment, earlier years tax adjustment, right? So I hope तीनों समझ में आ गए होंगे। अब इसमें नंबर वाइज देखो, अह, अगर आपका डेफर्ड टैक्स जो है पॉजिटिव में, सो हैव टू पे टैक्स इन फ्यूचर, मतलब आपको ना फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका डेफर्ड टैक्स पॉजिटिव है यानी कि आज आपने कम दिया ना, आपको फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर ये कंपनी किसी भी कंपनी का बढ़ रही है, यू कैन नाउ से कि हाँ आगे आप तो टैक्स भी तो ज़्यादा पे करोगे। सो पॉजिटिव दैट मीन्स आगे चल के कंपनी जो है ज़्यादा टैक्स देगी, एंड सेम नेगेटिव है मीन्स आज कंपनी ने ज़्यादा पे किया है, आगे चल के कंपनी जो है कम टैक्स पे करी होगी, राइट? सो इफ माइनस फ्यूचर में टैक्स बचेगा, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट। अगर पॉजिटिव है यानी कि आगे कम पे करना पड़ेगा, नहीं, अगर पॉजिटिव है तो आगे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एंड आज अगर माइनस में है सो फ्यूचर में टैक्स बचेगा, राइट? एंड अर्लियर टैक्स एडजस्टमेंट में ऐसा है, अगर आपका नेगेटिव है यानी कि कंपनी को कहीं से कुछ बेनिफिट मिला है, यानी कि पिछले टैक्स में ज़्यादा पे कर दिया ना, अभी उनको बेनिफिट मिल रहा है। एंड अगर पॉजिटिव में है मतलब ये कंपनी ज़्यादा टैक्स पे कर रही है, पिछली गलतियों में उन्होंने कम पे किया ना, अभी ज़्यादा पे कर रही है। सो आई होप टैक्स भी आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूंगी फटाफट से। रेवेन्यू माइनस कॉग्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड कॉग्स का फॉर्मूला फिर से बोल देती हूँ। ओपनिंग 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 स्टॉक माइनस योर सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस चेंजेस इन इन्वेंट्री प्लस और माइनस चेंजेस इन इन्वेंट्री, राइट? एंड जब आप कॉक्स को माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, दैट इज सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल द थिंग्स। बिजनेस को चलाने का खर्चा याद रखना है ना, तो जो बिजनेस को चलाने का खर्चा, अब जरूरी नहीं है सब में ही है ना ये खर्चे होंगे, किसी किसी कंपनी में अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं। लाइक कभी कभी ना बड़े बड़े सर्वर के कॉस्ट होते हैं, एंड वेबसाइट है तो उसके अलग काइंड ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो ये सर्विस वाले बिजनेसेस है उनकी कुछ अलग टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एंड ये बस एक इंटेलेक्चुअल लाइक आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर बिजनेस को चलाने का कोई खर्चा है तो और कैसा कैसा हो सकता है, हर बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग वो खर्चा अलग अलग हो सकता है, राइट? सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे, दैट विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिडा। एंड एबिडा में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, यू हैव योर एबिट। एबिट में जब आप अपनी अदर इनकम को ऐड करोगे, यू हैव योर पीबीआईटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड जब आप पीबीआईटी में से आपका इंटरेस्ट माइनस करोगे, दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, सो वो आपका बनता है पीबीटी। एंड पीबीटी में से जब आप टैक्स माइनस करते हो, सो आपका बनता है पीएटी, दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एनी कंपनीज पैट, एंड बहुत ईजी है। एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी उस पर पकड़ बन जाएगी। एंड मतलब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको खुद को पेन कॉपी लेके बैठो, किसी भी कंपनी का जो आपका जिसमें इंटरेस्ट है या फिर जो आप ट्रैक करते हो, उन कंपनीज का पेनल निकालो। सिर्फ स्क्रीनर पे मत डिपेंड रहो। कई बार क्या बहुत बार होता है स्क्रीनर के नंबर जो है कंप्लीट डेटा नहीं शो कर रहे होते हैं। एंड सिर्फ ये जो वेबसाइट्स है ना, ऑल द ट्रैकिंग वेबसाइट जहाँ पे आप ट्रैक करते हो, उन पे डिपेंड ना रहो, एंड खुद से अपना जो है वो डेवलप करो। अब तो आपको आगे कैलकुलेशन करना है, फिर स्टिल हैव एनी डाउट पूछ सकते हो। फटाफट से दो कंपनीज के एग्जांपल मैं आपको दूंगी। साइसिल्क मैंने लिया है एंड मैंने मनोरमा लिया है। सो दोनों में डिफरेंस क्यों है कि साइसिल्क जो है रिटेलर है, तो उनके ना परचेजेस होंगे, है ना? और मनोरमा क्योंकि खुद बना रहा है वो प्रोडक्ट्स, तो उनके उनके लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह होगी। हालांकि उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोक्यूर कर रहे हैं ना फ्रॉम दी फार्मर्स, और उनका तो नेचुरली बनता है, नेचुरली उगता है, उनका से ज़बरदस्ती उगाने की ज़रूरत नहीं है ना? सो जैसे कि मनोरमा के पीएनएल में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखेगा, एंड परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड दिखेगा, राइट? चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स दिख रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, स्टॉक एंड ट्रेड दिख रहा है। सो ये सब आपका जो है कॉग्स का पार्ट है, राइट? ये सब आपका जो है इसमें चेंजेस इन इन्वेंट्री के साथ साथ में चला जाएगा। So, ऐसे आप ना ज़्यादा वो नहीं करना है, कैटेगराइजेशन भी नहीं करना है किसमें क्या डालना है किसमें क्या नहीं डालना है।
बस फटाफट से आपको आइडिया पड़ गया किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल के पेनल को स्टडी करोगे, एंड आपका उस पर पकड़ बन जाएगा। साइसिल का देखेंगे। सो साइसिल ने रेवेन्यू किया 444 CR का इन द Q2 FY26, एंड उसमें से कॉग्स इनके बनते हैं 258, जिसमें इनके कॉग्स में था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये दो ही चीज़ें थी। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 258 CR बनेगा, एंड 258 CR जब मैं रेवेन्यू से माइनस कर दूंगी, दैट विल बी माई 186 CR। सो ग्रॉस प्रॉफिट इनका कितना हो गया, 186 CR। एंड 186 CR में से जब मैं इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगी, दैट इज 114 CR। सो बचेगा मेरा 72, यानी 72 करोड़ का एबिटा हो गया। विद दैट एबिटा में से अब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे एबिट निकालने के लिए। सो डेप्रिसिएशन है लगभग 15 करोड़ के। सो 72 माइनस योर 15, दैट विल बी 56, एंड 56 जो आपका एबिट निकल गया, इसमें मैं अदर इनकम ऐड करूंगी जो कि है कंपनी के लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़। सो आपका PBIT दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गया है 61 CR। एंड PBIT में से अब मैं माइनस करूंगी फाइनेंस कॉस्ट, यानी आई को हटाएंगे PBIT में से। सो वो आपका रह गया लगभग लगभग 54, यानी कि आपके फाइनेंस कॉस्ट 6 करोड़ के लगभग कंपनी को पड़े, 6 से 7 करोड़ है, 6.9 है। सो 54 CR का आपका PBT बन गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड पैट की बात करेंगे, सो PBT माइनस टैक्स कर देंगे, जो कि लगभग 14 CR का कंपनी ने पे किया है। सो योर PBT 54 माइनस 14, दैट इज योर पैट 40 करोड़। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वेरी इजीली, वेरी एफर्टलेसली, राइट। विद दैट मनोरमा का देखते हैं। सो मनोरमा ने रेवेन्यू किया 323 CR का, एंड उसमें से कॉक्स कंपनी की बनती है 167 CR की, जो कि आपके इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी जैसे जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन इन्वेंट्री है। सो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। सो ये सारी चीज़ें आपकी प्लस माइनस करके आपका आ गया कॉग्स 167 CR का। सो रेवेन्यू में से जब कॉग्स को घटाया तो आपका बचा मतलब कि 323 माइनस 167 इज इक्वल्स टू 156, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने किया है, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका कंपनी ने किया है उसमें से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने का खर्चा। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका हो गया 68 CR का। जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगी, दैट विल बी माई एबिटा। सो एबिटा मेरा जाएगा 87 CR का। एबिटा में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, सो दैट इज 6 CR का डिप्रिसिएशन। एंड यहाँ पे आपका एबिट जो बनता है दैट इज 81 CR, राइट। सो 81 CR आपका एबिट बन गया है। एबिट में अनदर इनकम्स ऐड करेंगे, अदर इनकम्स, मैं अनदर पता नहीं क्यों बोल देती हूँ। सो ये बहुत ही माइन्यूट है, 0.08, बहुत ही माइन्यूट है, ना भी करो तो भी चलेगा। सो PBIT आपका सेम ही रहेगा, पॉइंट्स में डिफरेंस है। सो 81 करोड़ अगेन योर PBIT। अब PBIT में से इंटरेस्ट का कॉस्ट निकालेंगे, फाइनेंस कॉस्ट निकालेंगे। सो 8.7 CR का फाइनेंस कॉस्ट है। सो 81 माइनस 73, दैट विल 81 माइनस 8, दैट विल बी अराउंड 73। एंड ये आपका PBT बन गया। अब इसमें से सिर्फ टैक्स निकालना बाकी है। सो व्हेन यू माइनस टैक्स जो कि 19 CR का है, सो 73 माइनस 19, ऑलमोस्ट 20 हो गया आपका, ऑलमोस्ट 20 हो गया, 19.9 है। सो दैट इज ऑलमोस्ट 20, एंड दिस इज नाउ 53 CR ऑफ पैट विच द मनोरमा हैज़ डन इन Q2 FY26, राइट। सो इनका बिजनेस के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट, इनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग है, साइसिल का अलग है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हो। मेजरली जो आपकी सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ आपके कॉस्ट, जहाँ आप कस्टमर को सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हो, एंड आपके जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होते हैं उनकी सारे के सारे लाइक ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब बहुत, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह बहुत कम होती है, कॉग्स बहुत कम होते हैं। सो इसीलिए उनका पैड जो है स्टार्टिंग में उनको बहुत हैवी कॉस्ट देना पड़ता है जस्ट टू बिल्ड देयर बिजनेस, उनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। बट एंड ऑफ द डे जब वो धीरे धीरे स्टेबल बन जाती है कंपनी, उसके उनके पैड बहुत ज़्यादा होते हैं। So they receive lot of operating leverage, and this is the game of company. So services वाली इंडस्ट्रीज में आपके ज़्यादा होते हैं, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ के कॉग्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि
हेवी मटेरियल उनको परचेज़ करना होता है एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक रेंट एंड ऑल द थिंग्स। बट वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं, मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट वहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, सो दैट इज़ वाई उनको वहाँ से बेनिफिट है। एंड आपकी रिटेल इंडस्ट्रीज़ में अलग है, मतलब वहाँ पे आपका परचेजेस ज़्यादा होते हैं, सो वहाँ आपके मार्जिन थोड़े से सेक्रीफाइस करते हैं, सो वहाँ पे वैल्यू ग्रोथ से खेल सकते हो। सो हर इंडस्ट्री का अलग अलग पर्सपेक्टिव है देखने का, हर इंडस्ट्री के लाइक मैट्रिक्स अलग अलग है उनको चेक करने का, और फिर अपना ओपिनियन बनाने का, राइट। सो नाउ यू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट P&L एज वेल, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंड मैंने पूरा कोशिश की आपको सारी चीज़ों को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने का, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। So yeah, with that I would like to end, and if you have any kind of queries, any kind of question related to calculation as well, बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूला है, ज़्यादा आपको ना जागन नहीं क्रिएट करना है। आप अगर बेसिक निकाल लोगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूलाज है ये यूज़ करके निकालो, देखो आपको पूरा आपके सामने ना निकल के आ जाएगा। सो यू विल गेट द आइडिया ऑफ रिजल्ट, फटाफट से आपको पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए बिना, राइट। सो या इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन लीव इन कमेंट्स, एंड या मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।